हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Random sampling. In random sampling, we select the sample randomly. For example, there is a equal chance of selecting every item, but it is a case of without replacement. यानी कि फ्रेंड्स, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ऐसा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उन सबको इक्वल चांस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल चांस दिया जाएगा अगर वो बिना किसी रिप्लेसमेंट के है तभी। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में we select the sample randomly and there is equal chance of selecting every item and replacement occurs, so size remains the same. फ्रेंड्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस यहाँ इतना है कि रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस सभी ऑब्जेक्ट को नहीं मिलते हैं, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस सभी ऑब्जेक्ट को मिलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में एक कंडीशन आ जाती है जैसे कि बिना किसी रिप्लेसमेंट के होना चाहिए, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में किसी भी तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी कन्वर्ट हेट्रोजीनियस डेटा इन होमोजीनियस फॉर्म एंड देन सेलेक्ट द सैंपल रैंडम। फ्रेंड्स, इस सैम्पलिंग के अंदर स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है आप उसको अलग अलग करें, यानी कि हम जानते हैं कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, तो हमको वही निकालना है। इट मीन्स जो जिस रिसर्च के पर्पज से हमने डेटा कलेक्ट किया है सिर्फ हमें वही कलेक्ट करना है। हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी गर्ल्स के व्यूज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, तो हम क्या करेंगे, पूरी क्लास में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, स्ट्रेटिफाइड कर देंगे गर्ल्स एंड बॉयज में, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा चाहिए गर्ल्स से। तो वहाँ पे क्या किया हमने, स्ट्रेटिफाइड कर दिया, सिर्फ हमने गर्ल्स को सेलेक्ट किया, तो बॉयज एंड गर्ल्स को स्ट्रेटिफाइड कर दिया। तो ये हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी फॉलो अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग अ सैंपल ऑन योर ओन एंड रेस्ट ऑफ द सैंपल आर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड एट इक्वल फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें से हम कुछ सैंपल तो ले लेते हैं और बाकी जो सैंपल होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब है कि हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि हमें सिर्फ इन इन बच्चों को लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ 40 ईयर एज के बच्चे चाहिए, ना हमें 13 ईयर के चाहिए, ना हमें 15 ईयर के ग्रुप के बच्चे चाहिए, हमें सिर्फ 40 ईयर एज ग्रुप के बच्चे चाहिए। तो ये क्या थी, ये सिस्टमैटिक थी। हमने पहले से ही प्लान करके रखा था कि हमें सिर्फ इसी एज के बच्चे चाहिए, तो हमने सिर्फ वहाँ से सिर्फ 40 एज ग्रुप वाले बच्चों को सेलेक्ट कर लिया और बाकी सारे रिमेनिंग हमारे रह गए। ठीक है। नेक्स्ट आती है क्लस्टर सैम्पलिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया सैम्पलिंग। In this type of sampling, we make groups out of heterogeneous data and then select the groups randomly. अब इसमें क्या होता है, यहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हेट्रोजीनियस से जो भी हमारा डेटा होता है वो हम ले लेते हैं, जो भी हमारे पर्पस से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम एक ग्रुप बना देते हैं उसका, और फिर देखते हैं कि जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उसमें से कोई सा भी एक ग्रुप उठा लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी क्लास से 50 स्टूडेंट्स मैंने सेलेक्ट किए, उस 50 स्टूडेंट्स में से मैंने 10 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बना दिए। अब उन 5 ग्रुप में से मैं किसी भी 2 ग्रुप को उठाकर अपना जो मेरी रिसर्च है मैं उसको कंडक्ट करूंगी उन दोनों ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने उन 50 स्टूडेंट्स को पूरी क्लास से लिया, उसके बाद उन 50 स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया और फिर उनमें से रैंडमली मैंने 2 ग्रुप उठा लिए अपनी रिसर्च के लिए। तो वो कहलाती है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी यूज सेम और डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग टू स्टडी द केसेस। अब इसमें क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो हमारे पास जो प्रोसीजर है या तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट मेथड ले सकते हैं सैम्पलिंग के, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अब डिफरेंट मेथड में हमारा कोई भी मेथड हो सकता है जिसको हम फॉलो करें, हम रैंडमली ले सकते हैं,
हम क्विज के बेसिस पे ले सकते हैं, हम उनकी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे ले सकते हैं, हम किसी भी बेसिस पे ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर या फिर हमारे जो रिसर्च है उसके पर्पस के ऊपर। तो इसमें मल्टी स्टेजेस होती हैं जिसको सभी स्टेज को क्रॉस करना जरूरी होता है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो किस तरह का होना चाहिए या फिर जो हमारा डेटा है हमें जहाँ से कलेक्ट करना है वो हमारा किस तरह का होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रैंडम सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। फ्रेंड्स, पर्पसिव सैम्पलिंग, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द कंक्लूजन इज प्रीडिटरमाइंड एंड देन वी सेलेक्ट द सेम सैंपल अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा पर्पस पहले से प्रीडिटरमाइंड है, हमें पता है कि हमारा पर्पस ये है रिसर्च करने का और हमें इस तरह के रिजल्ट चाहिए, तो हम उसी तरह से जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा बस पर्पस पूरा होना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बायस हो सकती है इस तरह की सैम्पलिंग, क्योंकि हमने सिर्फ अपने पर्पस को देखते हुए उस डेटा को कलेक्ट किया है, जबकि हमने वो डेटा कलेक्ट नहीं किया जो कि हमारी रिसर्च को अफेक्ट करे। ठीक है, तो बायस हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस तरह की रिसर्च बायस हो सकती है, लेकिन इस तरह की रिसर्च में सिर्फ वही डेटा कलेक्ट किया जाता है जो कि हमारे पर्पस को फुलफिल करे। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज चंक सैम्पलिंग, incidental sampling, and in this type of sampling we get the sample in a convenient way from collection and guidance. अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे लगा कि मुझे जो रिसर्च करनी है उसके लिए जो डेटा चाहिए वो मुझे मेरे आस पड़ोस से मिल सकता है, तो मैंने क्या किया, कहीं दूर एनालिसिस करने की जगह अपने आसपास के लोगों से ही डेटा कलेक्ट करवा लिया। तो एक तरह से ये भी बायसनेस का ही कारण है, क्योंकि हर सिचुएशन हर जगह नहीं अप्लाई की जा सकती। हो सकता है मैं जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे आसपास वाले लोग फेस ना कर रहे हों। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग बस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस तरह के डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते। हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो 100% बिल्कुल ठीक होंगे ये कहना मुश्किल है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हमें पास लगता है या जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना जहाँ से ईजिली होता है, इसमें हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी कलेक्ट अवर सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली टू जज। अब जजमेंटल सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट नॉलेज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जिससे ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको उस बारे में कितनी नॉलेज है, वो क्या एक्सपर्ट है या उस चीज़ में या नहीं, तभी हम उसे सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कोटा इज फिक्स फॉर एवरी एन्यूमिनेटर्स एंड दे हैव टू कलेक्ट द सैंपल बाय यूजिंग एनी बायस मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि हमें अपनी रिसर्च में इतने परसेंट फीमेल लेनी है, इतने परसेंट मेल लेने हैं। तो ये क्या है, कोटा सैम्पलिंग है। अब हम इसको कम नहीं कर सकते, हमें जितना कोटा दिया गया है फीमेल के लिए हमें उतना फीमेल लेना है, और जितना कोटा हमें मेल के लिए दिया गया है उतने ही हमें मेल सैंपल लेने हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग के थ्रू हम एक नंबर डिसाइड कर देते हैं कि हमें फीमेल का इतना नंबर चाहिए और मेल का इतना नंबर चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी स्टडी द रेयर केसेस सच एज एड्स पेशेंट एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर रेफरेंस वी कलेक्ट द सैंपल। फ्रेंड्स, स्नोबॉल जो होती है ये मोस्टली स्टडी वहाँ की जाती है जहाँ पे थोड़ा कुछ रेयर केसेस जो होते हैं, जैसे कि रेयर केसेस भी बोल सकते हैं हम इन्हें, या फिर हम इनको कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केसेस भी बोल सकते हैं, जैसे कि एड्स पेशेंट है। अब इन लोगों से रिसर्च कलेक्ट करना या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। ये क्या हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहती खुल के, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक स्नोबॉल सैम्पलिंग की जाती है। उसके अंदर हम जो भी हमारे जो इस तरह की चीज़ें होती हैं या इश्यूज होते हैं, ये ज़्यादातर इसी सैम्पलिंग के अंतर्गत रिसर्च किए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सैम्पलिंग क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरी इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।